13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारत की सभी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए रेगुलेशन, कुछ नए प्रावधानों को जारी कर दिया है। इन नियमों को 2012 के नियमों से रिप्लेस करके जारी किया जाता है। ये रेगुलेशन क्यों जारी किए जाते हैं? ताकि भारत के अंदर जो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर जातिगत भेदभाव न किया जा सके, जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सके। पर इन नियमों को आने के बाद भारत के विभिन्न कॉलेज, विभिन्न यूनिवर्सिटी, विभिन्न संस्थान पर विरोध होना चालू हो जाता है। खास तौर पर जनरल कैटेगरी के वे लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि 2012 का जो नियम था उसमें झूठी शिकायत पे सज़ा का प्रावधान था, जबकि 2026 का जो नियम आया वहाँ पे सज़ा का प्रावधान हटा दिया गया और 2012 का जो नियम था उसमें केवल एससी एसटी के छात्र आते थे, जबकि 2026 के जो नियम है उसमें एससी एसटी और ओबीसी के छात्र आते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्र को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कमेटी का गठन होता है, 2012 का जो नियम था उसमें जो कमेटी गठित होगी, जांच कमेटी, उसमें सामान्य प्रावधान थे, यानी कि उसमें हर कैटेगरी के लोग थे, जबकि 2026 का जो नियम आया उसमें एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग ये अनिवार्य थे। इसमें कमेटी में जनरल कैटेगरी के किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 इक्विटी रेगुलेशन एक्ट फिलहाल स्थगित होती हैं और यूजीसी 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन फिलहाल लागू रहेंगी, ताकि शिकायतकर्ताओं को बिना उपाय के न छोड़ा जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 2026 के नियम हैं ये अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक हैं। इससे मनमानी की व्याख्या संभव हो सकती है, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, समावेशन के बजाय इसमें टकराव बढ़ सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ये नियम समाज को बांटने वाले और खतरनाक प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा न करते हुए इस पे बात करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कौन से प्रमुख शिक्षा आयोग हैं और यूजीसी विश्व अनुदान आयोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूजीसी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझेंगे, फिर हम मेजर कमीशंस और पॉलिसीज की हिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद यूजीसी के इनिशिएटिव्स और फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे और सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करेंगे और आखिर में एक रैपिड रिवीजन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, यूजीसी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी हमारी हायर एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, इस एक स्लाइड से कई इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स निकल कर आते हैं। पहला, यूजीसी का नेचर क्या है? यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे संसद के एक एक्ट से बनाया गया है। दूसरा, वो एक्ट कौन सा है? यूजीसी एक्ट 1956। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर में एक कैच है। फॉर्मली ये 1953 में बना, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा इसे 1956 में मिला। और हाँ, एमएचआरडी का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है एनईपी 2020 के बाद। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सिटीज के टाइप्स। यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सिंपल है, याद रखें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी को स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा यूजीसी की रिकमेंडेशन पर मिलता है। और अब वो पॉइंट जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी एक नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट के अंडर बनती है, पर उसे यूजीसी का अप्रूवल भी चाहिए होता है। इस अंतर को नोट कर लें। ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्रोसेस को समझिए। यूजीसी रेकमेंड करती है और फाइनल दर्जा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है, लेकिन क्योंकि रिकमेंडेशन प्रोसेस यूजीसी शुरू करती है, इसलिए प्राइमरी अथॉरिटी यूजीसी को ही माना जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मेजर एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज। अब हम देखेंगे कि भारत में हायर एजुकेशन का विकास कैसे हुआ। यहाँ हम जो टाइमलाइन देखेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए क्रिटिकली महत्वपूर्ण है। ये टाइमलाइन आपको एक बर्ड्स आई व्यू देती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने के लिए या मैच द फॉलोइंग में ये टाइमलाइन बहुत काम आती है। इन सभी सालों को और इनसे जुड़ी कमिटीज और पॉलिसीज को याद रखना ही रखना है।
अब इन 3 फाउंडेशन कमीशंस की तुलना को समझिए। पहला, राधाकृष्णन कमीशन 1948। इसका फोकस था सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर और इसकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी यूजीसी की स्थापना। दूसरा, मुदालियर कमीशन 1952-53। इसका फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन पर। और तीसरा, कोठारी कमीशन 1964-66। इसने पूरे एजुकेशन सेक्टर को कवर किया और इसकी सबसे फेमस रिकमेंडेशन थी नेशनल इनकम का 6% एजुकेशन पर खर्च करना। तीनों के फोकस एरिया और की रिकमेंडेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 कोठारी कमीशन के रिपोर्ट पर बेस्ड थी, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और कई बार बना है। इस अमेंडमेंट ने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। एनपीई 1986 के की प्रोविजंस को याद रखना है क्योंकि ये पॉलिसी 34 साल तक चली। पहला, 10+2+3 स्ट्रक्चर की शुरुआत इसी से हुई। दूसरा, प्राइमरी स्कूल्स के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। तीसरा, नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इसी पॉलिसी के तहत हुई। ये सब डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो एनपीई 1986 से जुड़े हैं। अच्छा, पॉलिसीज बनाने के बाद उनका रिव्यू भी होता है। तो रामामूर्ति कमेटी और जनार्दन रेड्डी कमेटी, ये दोनों एनपीई 1986 को रिव्यू करने के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ सबसे फेमस है यशपाल शर्मा कमेटी, जिसका टैगलाइन लर्निंग विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ के सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनईपी 20 के बैकग्राउंड से 2 कमिटीज इंपॉर्टेंट है। पहली, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, जिसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और दूसरी जो सबसे जरूरी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। इसी कमेटी की रिपोर्ट एनईपी 2020 का बेसिस बनी। ये भी याद रखिए कि एनईपी 2020 ने 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, यूजीसी इनिशिएटिव्स एंड फ्रेमवर्क्स। अब हम देखेंगे कि यूजीसी इन पॉलिसीज को जमीन पर उतारने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स और फ्रेमवर्क्स लेकर आता है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। पहला है स्ट्राइड, ये यूजीसी की एक रिसर्च प्रमोशन स्कीम है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लें। दूसरा है एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। एनसीएफ को यूजीसी पब्लिश नहीं करता, इसे एनसीईआरटी पब्लिश करता है। इस बात को एग्जाम के लिए नोट कर लें। अब हम स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स से जोड़ते हैं। ये सेक्शन आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से नए क्वेश्चंस बनाता है। ये एक बहुत बड़ी करंट अफेयर्स अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर स्टे लगा दिया है। एग्जाम के लिए 3 चीजें याद रखनी है। पहला, रेगुलेशन का नाम इक्विटी रेगुलेशंस 2026। दूसरा, तारीख 29 जनवरी 2026। और तीसरा, स्टे का कारण क्या था। ये रूल्स वेग यानी अस्पष्ट थे और इनके मिसयूज की संभावना थी। तो इस फैसले का निचोड़ क्या है जो एग्जाम में काम आएगा। पहला, कोर्ट ने कहा कि 2026 के रूल्स रिडंडेंट थे यानी फालतू थे क्योंकि 2012 के रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा पहले से मौजूद थी। दूसरा, कोर्ट ने रैगिंग जैसे मुद्दे को शामिल ना करने पर भी सवाल उठाया। और फाइनल ऑर्डर जो सबसे जरूरी है, 2026 के रेगुलेशंस पर रोक लग गई और यूजीसी के पुराने 2012 वाले रेगुलेशंस को फिर से लागू कर दिया गया। और अब एग्जाम से पहले सबसे जरूरी हिस्सा, रैपिड रिवीजन। ये याद रखना है वाले पॉइंट्स हैं, बस ध्यान से सुनिए। चलिए सालों को फटाफट रिवाइज करते हैं। 1948 राधाकृष्णन कमीशन, 1956 यूजीसी एक्ट, 1968 फर्स्ट एनपीई, 1976 42nd अमेंडमेंट, 1986 सेकंड एनपीई, 1993 यशपाल कमेटी, 2020 न्यू एनईपी। ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अब कुछ की टर्म्स को रिवाइज करते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने। कंकरेंट लिस्ट, जहां सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। 10+2+3 स्ट्रक्चर, एनपीई 1986 से आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राइमरी स्कूल्स के लिए। स्ट्राइड, यूजीसी की रिसर्च स्कीम। और एनटीए, वो एजेंसी जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। चलिए एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखते हैं। सोचिए जरा इसका जवाब क्या होगा। किस कमीशन ने यूजीसी के एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन सबसे पहले दी थी? इसका सही जवाब है राधाकृष्णन कमीशन। और एग्जाम है क्या है? इस कमीशन का ऑफिशियल नाम ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। तो जाहिर है इसकी सबसे मेन रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एक बॉडी यानी यूजीसी ही होगी।
Goodbye.